हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CNK क्यूब। और अब आज हम लोग जेई एडवांस्ड सीरीज में पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन देखा करते थे, बट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड इट वाज डिमांडेड दैट सर की वी नीड मोर क्वेश्चंस इन वन वीडियो। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस उठाने वाले हैं एंड ये क्वेश्चंस का पैटर्न जो है ये आपको एकदम जेई एडवांस्ड पैटर्न पे मिलेगा। और जेई एडवांस अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है, कभी भी इसके डेट्स अनाउंस्ड हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सॉरी, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe it, and if you like my content, please like this video and also share it with your friends। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है प्लीज कमेंट इट in the comment section of the video। Without wasting any time, let's start to solve some amazing questions. The first questions that is clearly visible on your screen, I think. Let's highlight the question for you. Magnesium carbide on hydrolysis gives a product which on hitting with sodium followed by treatment with ethyl chloride gives another product A। फिर बोल रहा है A on catalytic reduction gives B, calculate the number of monochlorinated products of compound B। It is a very good question। ठीक है, एक एक चीज पहले इसको पढ़ लीजिए कि मैग्नीशियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू दी हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम कार्बाइड सॉरी। तो ये बोल रहा है पहला जो रिएक्शन है दैट इज Mg2C3, दैट इज मैग्नीशियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ प्रोडक्ट। अब आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और यहाँ पे प्रोपाइन गैस रिलीज होगी। तो दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द प्रोपाइन गैस, दिस इज द प्रोपाइन गैस। ओके, ये पहला पार्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आपका बना, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आपका बना दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आप कर दो ट्रीटमेंट विथ सोडियम फॉलोड बाय क्या बोला था भाई, फॉलोड बाय देख लेते हैं, फॉलोड बाय इथाइल क्लोराइड। ओके, फॉलोड बाय इथाइल क्लोराइड सॉरी, फॉलोड बाय इथाइल क्लोराइड। तो हम लोग आ जाते हैं उस पेज पे जिस पेज पे हमने ये काम किया था। तो सॉरी, वेयर इज द पेज, सॉरी, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो है ये आते हैं फॉलोड बाय इथाइल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे आप ले लो C2H5Cl और यहाँ पे बन रहा है बेटा दिस इज अ प्रोडक्ट A। ठीक है, प्रोडक्ट A बन रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, तो आपको मालूम है कि इस प्रोपाइन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा एंड आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट। ओके, दिस इज द सॉल्ट। आफ्टर दैट ये जो सॉल्ट है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये बेटा अटैक करेगा ऑन दी अल्काइल क्लोराइड विच इज गिवन, दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट इज SN2 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन होने पर ये इस पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH2 CH3, ये मिल गया आपको बेटा A। फिर बोल रहा है कि A का कैटालिटिक रिडक्शन किया जा रहा है। ओके, A का कैटालिटिक रिडक्शन किया जा रहा है। तो बेटा कैटालिटिक रिडक्शन जो है, कैटालिटिक रिडक्शन हम लोग इसका कराते हैं यूजिंग NiH2। ठीक है, तो कैटालिटिक रिडक्शन कराने पे ये बन जाएगा आपको N पेंटेन। ओके, तो दिस इज CH2 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 CH3, ये बन गया आपका N पेंटेन। फिर लास्ट में बोल रहा है कि इस N पेंटेन का जब आप लोग ये करा दे, ये हेलोजिनेशन करा देते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो इसका हम लोग हेलोजिनेशन करा देते हैं तो आपको टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछ रहा है, टोटल मोनो
टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितना होगा, तो आपको पहला तो यार मोनोक्लोरिनेशन होगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, एक आपको मिल जाएगा कि Cl जो है वो यहाँ पे जुड़ जाए, ठीक है, और एक आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको Cl जो है वो इस कार्बन पे जुड़ जाए। यही तीन पॉसिबिलिटी आने वाली है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछ रहा है और जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि एक्सक्लूड स्टीरियो आइसोमर, तब तक आप लोग स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आपको देखना है कि क्या वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। तो पहला में तो कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, दूसरा में अगर देखें तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे भी कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंटर जो है आपका, दिस इज द काइरल सेंटर, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे इसको +1 यानी एक और काउंट करेंगे, इसको तो काउंट करेंगे, इसके मिरर इमेज को भी काउंट करेंगे, यानी इसके एनेंटियोमर को भी काउंट करना है। तो टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा 4। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को थोड़ा सा मिला के कह दो कि क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोपाइन गैस रिलीज करता है, ये आपने एस ब्लॉक के चैप्टर में रिएक्शन पढ़ा होगा। फिर इसका हमने Na के साथ ट्रीटमेंट किया तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ने फिर SN2 अटैक किया, एंड फाइनली आपको एक अल्काइन मिला जो कि कैटालिटिक रिडक्शन के बाद आपको पेंटेन दे रहा है, उसका आप हेलोजिनेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको बेटा मिल जा रहा है एक कंपाउंड जिसको कि आप मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। पूछा कि टोटल पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड कितने हैं बेटा, तो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया कि 2 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहे हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है, तो उसको आपको 2 कैलकुलेट करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर इनिशियली एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर। ठीक है, वेरी गुड। The gas is first expanded at constant pressure until the volume is doubled. गैस को क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है आइसोबेरिकली, यानी आइसो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड किया गया है तब तक कि जब तक कि वॉल्यूम 40 लीटर यानी कि डबल ना हो जाए। It then undergoes adiabatic change until the temperature returns to its initial value. इसके बाद इसमें adiabatic change लाया गया है ताकि जो टेम्परेचर है उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाए। बोल रहा है क्या कैलकुलेट करने, सॉरी बोल रहा है द टोटल वर्क डन ऑफ द गैस इज -x किलो कैलोरी, देन व्हाट इज x, तो x क्या होगा, तो -x किलो कैलोरी आपका टोटल ये है वर्क डन, तो आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं वापस ब्लैक पेज पे अपने, और इसको हम लोग समझते हैं बेटा। तो दिस इज द क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ द पीवी डायग्राम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पीवी डायग्राम बना लेते हैं सिंपली, ताकि थोड़ा सा ये एनालाइजेशन हो जाए। ये पीवी डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पहला जो प्रोसेस किया गया है, ठीक है, वो किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी यहाँ पे जो प्रेशर था P1, यहाँ पे भी प्रेशर होगा P1, बट टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर जो है वो मान लो कि T2 है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज P1, दिस इज T1 एंड दिस इज बेटा P1 एंड दिस इज T2। टेम्परेचर चेंज हुआ है बट प्रेशर जो है वो बेटा आपका चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो दिया हुआ है 20 लीटर, यहाँ पे बोला कि तब तक आप एक्सपेंड कीजिए जब तक वॉल्यूम 40 लीटर ना हो जाए। इसके बाद इसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया गया है, या एडियाबेटिक चेंज लाया गया है, तब तक लाया गया है जब तक कि प्रेशर ये टेम्परेचर जो है वो T1 नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक कि टेम्परेचर T1 नहीं हो जाता, इस पे वॉल्यूम जो होगा वो कुछ होगा, वो हम लोग देखेंगे बाद में। हम लोग से पूछा जा रहा है कि अगर ये वर्क A है, ये प्रोसेस B है, ये C है, तो व्हाट इज द वर्क डन A B C, या वर्क डन टोटल कितना होगा, ये आपसे एग्जैक्टली पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना है आपको, वर्क डन ए बी सी जो होगा वो आपको क्लियरली पता है कि वो होगा वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी, वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन
BC। तो ये जो है इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब AB जो प्रोसेस है, AB जो प्रोसेस है, इट इज आइसोबेरिक प्रोसेस, इट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। तो अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है तो गैस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 जो दिया है वो 20 दिया है। T1 अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो T1 कितना दिया हुआ है बेटा, अगर T1 आप देखेंगे क्वेश्चन में तो टेम्परेचर दिया है 300 यानी 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग आते हैं वापस ब्लैक पेज पे, तो ये टेम्परेचर दिया है 300। V2 जो है वो हमें पता है कि वो 40 है और T2 निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेटा T2 इज इक्वल टू 600 आई थिंक, सही है ना, ये 2 हो गया, हाँ। सो 600 केल्विन, 600 केल्विन, T2 निकल गया 600 केल्विन। तो अब अगर बेटा हम लोग वर्क डन AB लिखेंगे तो वर्क डन AB क्या हो सकता है, माइनस PdV, ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं NRDT। N तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स गैस का चेंज नहीं हो रहा है, एंड इट इज फ्रॉम T1 टू T2, तो दैट इज माइनस NRT2 माइनस T1। ओके, तो इस केस के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो है हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना दे रखा है। तो बोल रहा है कि हमने 2 मोल्स गैस लिया है, हमने बेटा 2 मोल्स गैस लिया है, हमने बेटा 2 मोल्स गैस लिया है। तो लेट्स इसमें पुट करो, n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, r की वैल्यू किलो कैलोरी में निकालना है तो r की वैल्यू जो है किलो कैलोरी में हमको निकालना है, तो r का वैल्यू आप ले सकते हैं 2 कैलोरी, ठीक है। एंड T2 माइनस T1 जो होगा, T2 माइनस T1 जो होगा वो हो जाएगा 600 माइनस 300। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा लगभग लगभग -4 और ये हो जाएगा 300, तो दैट इज बेटा अराउंड -1200 कैलोरी, ठीक है, ये आ जाएगा -1200 कैलोरी। तो वर्क डन AB हमने बेटा आराम से एकदम निकाल लिया है विदाउट एनी दिक्कत एंड विदाउट एनी परेशानी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे वर्क डन BC। तो BC जो है, वर्क डन BC जो है, वर्क BC प्रोसेस के लिए BC जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो BC अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो बेटा आप कह सकते हैं कि Q का वैल्यू 0 होगा। फर्स्ट लॉ लगाएंगे आप तो Q 0 हो गया, तो Q 0 होने पे आप कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा U। और डेल्टा U आप क्या लिखेंगे, डेल्टा U आप लिखेंगे NCV, NCV एंड NCV DT, NCV DT। ओके, आप लिखेंगे NCV DT। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, NCV DT लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 2, CV हीलियम का हो जाएगा 3/2R एंड DT हो जाएगा बेटा टेम्परेचर जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बोला है कि तब तक एक्सपेंड करना है, तो 300 ये हो गया, ये हो गया बेटा 600 और ये हो गया बेटा 300 केल्विन। तो आपको तब तक एक्सपेंड करना है जब तक टेम्परेचर वापस 300 नहीं हो जाए। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 600, तो ये आ जाएगा लगभग 300 गुना 3, तो R की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा R और 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 300, तो माइनस 1800 कैलोरी आ गया। तो टोटल वर्क डन जो आया बेटा, टोटल वर्क डन जो आया वो आ गया, टोटल वर्क डन जो आया वो आ गया -1200 माइनस 1800, दैट इज माइनस 3000 कैलोरी, या आप इसको कर सकते हैं -3 किलो कैलोरी। सो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा 3, दैट इज द आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, बट मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, AgI दिया गया है, AgCl दिया गया है, KBr दिया गया है, ZnS दिया गया है। तो जैसे ही फ्रेंकल डिफेक्ट आपके ध्यान में आता है, फ्रेंकल डिफेक्ट जो है, फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में, फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में आपको पता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट एक ऐसा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें कि एक कटायन जो है, जो छोटे साइज का होता है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस से डिसलोकेट होके किसी वॉइड में चला जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है, और ये जहां जाता है वहां डिसलोकेशन डिफेक्ट क्रिएट करता है,
और जहां से निकलता है उस पॉइंट पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है। ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है इसके बारे में आपको पता है कि ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड को चेंज नहीं करता, इट डज नॉट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। और ये किस सॉलिड में दिखता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये उस सॉलिड में दिखता है जहां पे साइज डिफरेंस ज्यादा हो, साइज डिफरेंस इज लार्ज बिटवीन कटायंस एंड अनायंस। तो जहां भी साइज डिफरेंस बेटा ज्यादा होगा वहां पे ये दिखेगा। तो अगर हम पहला देखें AgI, तो यस Ag प्लस स्मॉल कटायन I माइनस लार्जर, AgI होगा। AgCl भी Ag प्लस छोटा Cl माइनस बड़ा। जिंक सल्फाइड में भी ये दिखता है हमको, बट KBr में जो है ये हमको नहीं दिखेगा, बिकॉज KBr जो है ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। KBr जो है ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है, और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कटायन और अनायन का साइज कंपैरेबल होता है, लगभग लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि KBr जो है इट शो शॉर्टकी डिफेक्ट्स, बट ABD जो होगा वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे एक और आपको याद होगा जो जेई मेंस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि AgBr एक ऐसा सॉलिड है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा सॉलिड है जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। इट शोज शॉर्टकी डिफेक्ट्स एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ABD। तो एडवांस में अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ता है, साथ में सिंपल कंसेप्ट भी जो है उसमें आपको ऐसे फंसा देगा कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, फंडामेंटल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आप हल्का सा भी छोड़ के नहीं जा सकते किसी टॉपिक को, आपको हर टॉपिक में डेप्थ पूरा पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको इतना पता है सिर्फ कि कटायन और अनायन का साइज कंपैरेबल होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। और अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो हमने आज अपने जेई एडवांस सीरीज में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पूछ रहा है द कंपाउंड विच हैव पेरोक्सो लिंकेज इज और आर। पहला एसिड दिया है H2H2O3, H2H2O3 पहला एसिड है। इसके बाद दिया है H2SO5, इसके बाद दिया है बेटा H2H2O8, दिस इज H2H2, डी ऑप्शन इज H2H2O8, और ये ऑप्शन है H2H2O7 एंड दिस इज H2H2O8। पेरोक्सो लिंकेज क्या है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर भी चलिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं ब्लैक पेज पे, इसको क्लियर करते हैं पहले वाले सोल्यूशन को, और हम लोग आते हैं इसका एक एक का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर H2H2O3। इसका नाम भी बेटा आप लोग याद रखें तो बहुत ही आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। नाम भी याद रखना चाहिए आपको, थायोसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज OH। इसमें तो बेटा कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, नो पेरोक्सी लिंकेज, ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे एसिड पे, दैट इज H2H2O7। इसको हम लोग जनरली ओलियम के नाम से जानते हैं, एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज S डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। यहाँ पे भी नो पेरोक्साइड लिंकेज, कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, नो पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग H2SO5। H2SO5 का कॉमन नेम जो है वो होता है बेटा कैरोज एसिड, और इसको हम लोग पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो दिस इज S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH एंड दिस इज OH। यस, वी हैव अ पेरोक्साइड लिंकेज हियर। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज पूछेगा 1, ठीक है। वी हैव पेरोक्साइड लिंकेज हियर, ठीक है। तो यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें H2H2O8, दिस इज बेटा मार्शल्स एसिड। कॉमन नेम जो है इसका मार्शल्स एसिड है। इसको हम लोग पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, लोगों को लगता है इसमें दो पेरोक्सी लिंकेज है, ऐसा नहीं है, इसमें भी एक ही पेरोक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया OH,
this is oxygen, this is oxygen, this is H double bond O and this is OH. यहाँ पे भी एक पेरोक्सी लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन उठाया हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म जो है बहुत लोगों को बहुत ही कम पता होता है या बहुत चीज पता नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो टॉटोमेरिज्म होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। टॉटोमेरिज्म का एक बेसिक फंडा याद रखिएगा कि टॉटोमेरिज्म हर वो कंपाउंड शो कर सकता है जिसके पास एक ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जो कि sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और वो sp3 कार्बन पे जब हम हाइड्रोजन को निकालें तो जो नेगेटिव चार्ज बने वो नेगेटिव चार्ज आपका C डबल बॉन्ड O यानी कीटो फॉर्म के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। सबसे पहले हम सारे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है। सारा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर तो इसमें क्लियर है कि जो कि है बी स्ट्रक्चर, वो तो आपका इसके पास कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पे ये तो नेवर शो टॉटोमेरिज्म, ये नेवर शो टॉटोमेरिज्म। पहला तो ये हो गया कि ये नेवर शो टॉटोमेरिज्म। हमसे पूछ रहा है एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, तो एक तो बी जो है वो नहीं शो करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी sp3 कार्बन ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है, दिस इज एन इनोल फॉर्म, दिस इज एन इनोल फॉर्म। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना ले थोड़ा खोल के, तो ये स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C है, दिस इज बेटा OH एंड दिस इज बेटा H, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ कीटो फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। तो दिस इज बेटा CH2 and this is बेटा C डबल बॉन्ड O and this is H। तो A जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, इसका टॉटोमर हमने बना के देख लिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, जो कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जा सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है, तो C भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सिमिलरली अगर मैं D की बात करूं तो यहाँ का भी हाइड्रोजन यहाँ पे जा सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है, तो D भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा A, C, D will show the tautomerism। Okay, so this question is clear, let's move to the next question। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैंने आइसोमेरिज्म चैप्टर से डायरेक्ट उठा लिया है और पूछा जा रहा है आपको दो कंपाउंड देकर कि ये दोनों कंपाउंड जो हैं, ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिकल है, क्या ये एक ही कंपाउंड के डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस हैं, या फिर ये इनैंशियोमर्स हैं, या फिर ये डायस्टीरियोमर्स हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसका फिशर बना लो। तो इसका फिशर जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज CH3, दिस इज H एंड दिस इज बेटा OH। यहाँ पे इसका भी फिशर बना लेते हैं, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा OH एंड यहाँ पे आ जाएगा बेटा H एंड CH3। इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशली ब्लैक पेज में बना के आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा ब्लैक पेज रहा, ठीक है, ये हमारा ब्लैक पेज रहा और हम लोग इसको बना लेते हैं फिशर को। दिस इज आवर फिशर। तो ये हमारा एक फिशर होगा, ये हमारा दूसरा फिशर होगा। एक फिशर में C डबल OH था एंड CH3 था, एक फिशर में बेटा C डबल OH था एंड OH था, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा और देख लूं कि और क्या क्या था इसके अंदर। तो बेटा HOH है एक में और एक में है बेटा H एंड CH3, HOH है इसमें बेटा एंड दिस इज बेटा H एंड CH3। ओके, तो फिशर में आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं कि फिशर में हम लोग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं, तो फिशर का फिशर चेंज नहीं होता या मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पे मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। फिशर को अगर 180 डिग्री इन द प्लेन घुमाया जाए तो भी फिशर चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस OH को एक्सचेंज कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सचेंज करते हो बेटा, तो यहाँ पे ही आपको इवन नंबर तो नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑड नंबर। तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा बेटा CH3, यहाँ हो जाएगा बेटा H। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, यानी इसमें हम अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये कंपाउंड मिल रहा है। और ऑड नंबर एक्सचेंज करने पे फिशर जो है वो चेंज हो जाता है, फिशर जो है वो चेंज हो जाता है। बट अगर हम इसमें एक और एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक और एक्सचेंज करते हैं, दिस इज फर्स्ट एक्सचेंज, दिस इज सेकंड एक्सचेंज, ताकि मेरा पहला मॉलिक्यूल सेम रहे, तो ये हो जाएगा C डबल OH, दिस इज बेटा OH
दिस इज बेटा CH3, दिस इज बेटा H, और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका जस्ट आप देखो तो मिरर इमेज, ठीक है, इसका जस्ट मिरर इमेज है। और एक काइरल सेंटर वाला, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे का मिरर इमेज निकलता है तो एक काइरल सेंटर वाला हर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये आपको मालूम है। तो ये आ जाएगा बेटा HNCH3। तो ये सीधा दिख रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। देयरफॉर इनके बीच में एक ही रिलेशन हो सकता है कि दे आर इन एंशोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर इन एंशोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के बेटा इन एंशोमर्स होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question again I have taken from the organic chemistry, and इसमें पूछ रहा है कि which of the following reaction product is not correct, कौन सा reaction product correct नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है, पहला रिएक्शन जो है दिस इज अ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन दिया है बेटा, दिस इज अ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज अ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर एक पॉइंट याद है कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन डज नॉट शो, एनिलीन डज नॉट शो डज नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों बेटा? क्योंकि एनिलीन का जो लोन पेयर होता है वो जाके AlCl3 के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। ये इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल पे अटैक करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दिस इज H एंड दिस इज AlCl3 पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट का नहीं शो करता है, बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर AlCl3 के प्रेजेंस में आपका AlCl3 के साथ लेविस एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। तो ये पहला रिएक्शन तो डेफिनेटली प्रोडक्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, रिएजेंट देखकर ही आप बोल सकते हो कि रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे नो रिएक्शन, अगर आप मतलब नो रिएक्शन बोलना गलत है, बट ये बोलना है कि ये प्रोडक्ट आपका मिलने वाला नहीं है, इसलिए ए तो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां बोल रहा है कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड आफ्टर दैट निकल H2, ठीक है। तो निकल H2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में सेकेंड रिएक्शन अगर आप देखोगे तो सेकेंड रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन का रिएजेंट दिया गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएजेंट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन के अगर ऊपर आप देखते हो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप प्रोडक्ट देख के ही बता सकते हो कि रिएक्शन जो है वो हो पाएगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे कार्बोकटायन बनाऊं तो कार्बोकटायन कैसा बनेगा, कार्बोकटायन कैसा बनेगा, कार्बोकटायन यहाँ पे बन जाएगा OH2 पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ पे कार्बोकटायन बन। अब इस कार्बोकटायन के बगल में कोई भी बीटा हाइड्रोजन है नहीं, तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं तो सीधी सी बात है कि एक्सपेंशन क्या कुछ यहाँ पे और हो सकता है, क्या कुछ और होके रिएक्शन हो सकता है। फिर निकल H2 भी दे रहा है, तो ये जो है इसके आगे अगर हम बात करें तो कोई भी नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस प्रोडक्ट के आने की। तो कार्बोकटायन तो बन जाएगा, बट ये कार्बोकटायन फर्दर अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कोई भी मुझे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रही है। तो सेकेंड रिएक्शन भी जो है वो आपका एक इनकरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे अल्कोहलिक QH एंड CHCl3 के साथ साइक्लोपेंटाडाइन का रिएक्शन दिया गया है। तो साइक्लोपेंटाडाइन कैसे रिएक्ट करेगा, अगर ब्लैक पेज पे देखें तो आपको समझ में आएगा। हम लोग ब्लैक पेज पे आ जाते हैं बेटा, एंड इसको देख लो। ये रिएक्शन भी थोड़ा सा बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि क्या बनता है। तो ये रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले तो ये इसको एज इट इज दिया है और इसके साथ CHCl3 प्लस एल्कोहलिक QH, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ओके, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले कि ये दोनों का रिएक्शन है वो देख लो। दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, ये दोनों मिलके आपको मालूम अगर है थोड़ा सा भी तो यहाँ पे कार्बीन बनता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आता है, दिस इज Cl, दिस इज Cl, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्लोरीन बाहर चला जाता है और CCl2 यानी कि कार्बीन बन जाता है, ओके। और कार्बीन जो है फाइनली वो साइक्लोपेंटाडाइन के साथ रिएक्ट करेगा। साइक्लोपेंटाडाइन के साथ रिएक्ट करने से पहले यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन जो है
ये भी OH माइनस बाहर निकालेगा और यहाँ पे एक स्टेबल एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोनाइन बन जाएगा, सॉरी, स्टेबल एरोमेटिक, स्टेबल कार्बोनाइन. Why it is stable? Because it is aromatic. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कार्बीन जो है, आपको कार्बीन का रिएक्शन मालूम होना चाहिए. तो कार्बीन क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा CCl2 के साथ और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे डोनेट हो जाएगा और यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा. दिस इज नेगेटिव, दिस इज क्लोरीन कार्बन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन. ओके, तो अगर हम बात करें कि नाउ नाउ व्हाट विल हैपन, ये रिंग जो 3 मेंबर का बना है ये टूटेगा क्योंकि हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है. और ये कैसे टूटेगा बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ. ये टूटेगा बिकॉज इट इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग. ये बॉन्ड यहां से टूटकर यहां जाएगा. ओके, तो ये अगर आप देखो तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, तो आपको मिल जाएगा एक 6 मेंबर का रिंग. आपको मिल जाएगा 6 मेंबर का रिंग. एक कार्बन पे आपको दिख रहा है कि क्लोरीन है 2, ठीक है, अब तो वो 1 हो जाएगा फिलहाल. तो ये जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा. तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले दो, यहाँ Cl दे दो और ये हो गया अगर बेटा 1, दिस इज 2, तो दिस इज 3, थर्ड कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ये आपका 5th कार्बन है, दिस इज 6th कार्बन है, इसके बीच में एक पाई बॉन्ड है. अब सीधी सी बात है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, रिंग को वापस एरोमेटिक बनाएगा. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन. तो अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो थर्ड रिएक्शन इज डेफिनेटली 100% करेक्ट. ठीक है, थर्ड रिएक्शन करेक्ट है, वो गलत नहीं है. फिर अगर हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, तो वो अगर हम लोग देखें, फोर्थ ऑप्शन जो है अगर वो हम लोग देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो है अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. यहाँ पे आपको दिख रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराना है, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो कैसे कराएंगे फोर्थ क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन, ये तो बेटा सही है, ये रिएक्शन सही है, ये हमारा नॉट करेक्ट नहीं है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट रिएक्शन, दिस इज करेक्ट रिएक्शन. फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन में जो है वो हमें क्या मिल रहा है वो हम देखते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर करते हैं हम लोग पेज को. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं बेटा. फोर्थ ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट दिया है. दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज OH. तो सबसे पहले अगर आप इसको H+ दोगे तो ये प्रोटोनेट होगा. मान लो मैंने एक को प्रोटोनेट किया, फिर ये हो गया बेटा OH, फिर ये हो गया बेटा OH. प्रोटोनेट होने के बाद डायरेक्ट कार्बोकैटायन बना लो, यहाँ से कार्बोकैटायन बन जाएगा. तो कार्बोकैटायन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, दिस इज OH, दिस इज OH. यहाँ पे मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे आपको अगर पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो ये जो है रिंग जो है वो एक्सपेंड करेगा खुद को, ये जो रिंग है वो खुद को एक्सपेंड करेगा एंड ये एक्सपेंशन के बाद ये बन जाएगा 4 मेंबर का रिंग. ओके, ये बन जाएगा बेटा 4 मेंबर का रिंग. ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 मेंबर का आपके पास रिंग. अगर मैं इसको बोलूं 1, इसको बोलूं बेटा 3, 2, इसको बोलूं 3, इसको बोलूं 4, ये 4 मेंबर का रिंग आ गया. मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन था, यहाँ सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे आप ऐसे OH दिखा दो, फिर आप यहाँ पे भी ऐसे OH दिखा दो एंड फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड कार्बन पे बेटा आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, रिंग एक्सपेंड कर गया. अब रिंग एक्सपेंड करने के बाद आपको बीटा हाइड्रोजन निकाल लेना है. तो बीटा हाइड्रोजन बगल से किसी की भी बगल वाले कार्बन से आप बीटा हाइड्रोजन जो है वो आसानी से निकाल सकते हो. ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन निकाल लेते हैं. मान लो कि बीटा हाइड्रोजन आप जब निकालोगे तो बीटा हाइड्रोजन आप आराम से निकाल लो. ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसके बाद वाला कार्बन पे उसको आप निकालोगे तो यहाँ फाइनली HSO4 माइनस जो है वो इसको निकालेगा और ये बॉन्ड जो है रिंग में जाएगा एंड यू विल गेट दिस. यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH. इसी तरह से फिर बेटा अगर हम लोग बात करें तो फिर ये दोनों कार्बोकैटायन निकलेगा, बनेगा. मान लो कि एक कार्बोकैटायन मैं यहाँ बना देता हूँ डायरेक्टली, अब दोनों चीज को एक साथ दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे भी अब रिंग एक्सपेंशन होगा. अगर यहाँ पे भी हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी अगर बेटा आप देखोगे तो रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस एंड आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन, what you will get, you will get a
एरोमेटिक रिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनली जो है ये बेंजीन मिलता हुआ दिखेगा, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरह से आपको एक्सपेंड करके जाना है, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट रिएक्शन। ये भी बेटा रिएक्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि फाइनली आपको बेंजीन मिल जाने वाला है। तो आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा ए एंड बी। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। इट इज अगेन क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है 4 ग्राम ऑफ O2 ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर at 0 degree Celsius and 0.25 atm pressure, assuming ideal behavior. Where van der Waals constant A for NH3 is higher than CO2. Third, average distance traveled by a gas molecule between two successive collisions is directly proportional to the square of its collision diameter. Fourth is average kinetic energy of two molecules of an ideal gas is 3/2 K2. Where K is a Boltzmann constant. आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। तो हम लोग आते हैं ब्लैक पेज पे और समझते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं बेटा प्रीवियस क्वेश्चन को। अगर हम लोग आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े तो हम लोग को पहले बोल रहा है कि आइडियल गैस है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो। प्रेशर बोल रहा है 0 पॉइंट, प्रेशर बोल रहा है कि कितना होना चाहिए, 0.25 एटीएम होना चाहिए। वॉल्यूम हमको निकालना है, एन को लिख सकते हैं W/m, आर जो है इसको हम लोग लीटर में है तो आर को ले लो 0.0821 और टेम्परेचर जो है 273 लेने बोल रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना है, निकाल लेते हैं। 0.25 इंटू वॉल्यूम, ये हो गया 4 ग्राम दिया है शायद, 4/32, 0.08 ले लो, इसको 273 ले लो, तो ये 48 कट गया। अब आ गया वॉल्यूम निकालने की बारी, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/8 इंटू 0.25 इंटू 0.08 इंटू 273, तो ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, 0.01 यहाँ आ गया। एंड इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम बोल रहा है 11.2 लीटर। तो ये जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे बेटा, ये जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे, ये एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो ये 11.2 लीटर के आसपास कैलकुलेट करने पे आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन पे आगे बढ़ते हैं। वैन डर वाल्स कांस्टेंट A फॉर NH3 इज हायर देन CO2। तो बोल रहा है कि ANH3 जो है वो क्या ACO2 से ज्यादा होता है। ए जो है वैन डर वाल्स ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आपको मालूम है कि ए जो है उस गैस का ज्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बोल रहा है कि अमोनिया का ए CO2 से ज्यादा होगा। बेटा अमोनिया जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। तो NH3 का एक मॉलिक्यूल, NH3 का एक मॉलिक्यूल NH3 के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, NH3 के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्शन वैन डर, और CO2 में तो सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जाहिर सा बात है कि NH3 के पास जो अट्रैक्शन है वो CO2 से ज्यादा है, इसलिए इसका जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए होगा वो CO2 से बेटा ज्यादा होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन भी जो है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी बेटा करेक्ट है। थर्ड आता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा ये अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स कॉलिजन डायमीटर। ये मेरे बच्चे जो क्लास मुझसे किए है वो मैंने उनको पढ़ाया हुआ है कि ये जो टर्म है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, इसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ, इसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। एंड लैम्डा जो होता है वो कोलिजन डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द कोलिजन डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ बेटा डायरेक्टली लिख दिया है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज 3/2 K2 वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बिल्कुल K एवरेज जो होता है 3/2 K2 होता है और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस से, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट आपका वीक है तो आप ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत हेल्प करेगा
अपने थ्योरी को बूस्ट करने के लिए क्या पढ़ना है जेई एडवांस के लिए, ये भी आपको मेरे सीरीज से पता लगता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पी ब्लॉक का। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H3BO3 इज आर इट इज अ वीक बोरोबेसिक एसिड, weak Lewis acid as well. When mannitol is added to the aqueous solution of H3BO3, pH of the solution decreases. Third is titration of H3BO3 against NaOH is done in presence of mannitol. And fourth is tribasic and weak Bronsted acid. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछ रहा है बेटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपका एक थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। इसलिए बोलता हूँ कि मेरी सीरीज जो है वो आप अगर देख रहे हो, आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आने वाला है जेई एडवांस में और जेई मेंस में तो आएगा ही। H3BO3 की अगर हम लोग बात करें बेटा, बहुत ही शानदार एसिड है H3BO3। इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका नाम है बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है बेटा, ये जो है ये एक लेवाइस एसिड है 100%। एंड इसका एन फैक्टर कह लो या इसका आप बेसिसिटी कह लो, ठीक है, इट इज बेटा 1, यानी कि ये बेटा है मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसलिए लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ये क्या करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है और NaOH से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इट इज अ लेवाइस एसिड और मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसका एन फैक्टर हम लोग 1 बोलते हैं। इसके साथ रिएक्ट करने पर ये बेटा बना लेता है कॉम्प्लेक्स दैट इज NaBH4। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसमें आप B को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH, एक को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, तो ये कहानी जो है वो बनती है। अब बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बोल रहा है कि जब इसके अंदर हम लोग मैनिटॉल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका पीएच जो है सोल्यूशन का वो घट जाता है। बेटा एक चीज आप याद रखना कि H3BO3 जो है इज अ वीक एसिड, इज अ वीक एसिड एंड ऑन टाइट्रेशन with NaOH it does not give a sharp titration curve. It does not give a sharp titration curve. ये sharp titration curve नहीं देता है, मतलब कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कभी भी आपको शार्प टाइट्रेशन कर्व नहीं मिलेगा। कभी भी आपको शार्प टाइट्रेशन कर्व तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन या एक स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ बेटा आपको डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो एक शार्प टाइट्रेशन कर्व नहीं मिलने वाला है। इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H3BO3 में ऐड करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऐड करते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऐड करते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल ऐड करते हैं, जैसे कि मैनिटॉल ऐड करते हैं। ओके, ग्लिसरॉल, मैनिटॉल और अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो हम बोलेंगे सिस होना चाहिए, सिस आइसोमर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत डीप में आपको बायो ने बात बता दी। तो ऐसा क्या होता है कि जब आप इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ग्लिसरॉल मैनिटॉल ऐड करते हैं तो आपको दिखता है कि H3BO3 starts behaving as strong acid, यानी कि pH of the solution decreases और आपको फिर NaOH के साथ शार्प टाइट्रेशन कर्व भी मिलने लगता है। NaOH के साथ आपको शार्प टाइट्रेशन कर्व भी मिलने लगता है। सब कुछ सारा जो है चेकलिस्ट टिक हो जाता है। ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है ये आपको जानना है। तो जैसे मान लो आपने ग्लिसरॉल या मैनिटॉल मिला है, जैसे मैंने ग्लिसरॉल यहाँ डाल दिया, दोनों एक ही तरह के हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे अगर आपने ग्लिसरॉल डाला तो ग्लिसरॉल क्या कर रहा है, वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना था, इस कॉम्प्लेक्स के साथ चिलेट का फॉर्मेशन करता है। चिलेट फॉर्मेशन होता है, चिलेट फॉर्मेशन। और जैसे ही चिलेट बन गया तो आपको पता है कि चिलेट जो होता है वो स्टेबल होता है। जब वो स्टेबल बना, चिलेट क्या बनेगा, ये चिलेट बन गया आपका, दिस इज चिलेट,
पानी बाहर निकला और चिलेट बन गया, जैसे चिलेट, ठीक है। यहां से भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी चिलेट बनेगा CH2, एंड वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ भी CH2 बाहर निकला, ये बहुत स्टेबल बन गया। अब तो इससे क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन आप करा रहे थे पहले, जिसमें कि आपको मिल रहा था NaBOH यानी कॉम्प्लेक्स जो मिल रहा था, ये तो खपने लगा, ये तो डिक्रीज होने लगा, डिक्रीजेस, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटने लगा। क्यों? क्योंकि चिलेट बन रहा है, ये ग्लिसरॉल के साथ ये क्या बना रहा है? चिलेट बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इक्विलिब्रियम था, नाउ इट विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नाउ इट विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए NaH3BO3 के लिए आप कह सकते हैं कि एक वरदान है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक मैनिटॉल, लाइक ग्लिसरॉल, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या करता है, NaOH के साथ इसका जो टाइट्रेशन इफेक्टिव नहीं होता था उसको इफेक्टिव बना देता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था ये अब कन्वर्ट होने लगता है चिलेट में, ये एक स्टेबल चिलेट बनाने लगता है। तो जब चिलेट बनने लगा तो यहां से ये खपने लगा सॉल्ट, और खपने लगा तो सीधी सी बात है कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही था। पहला, मोनोबेसिक एसिड एंड वीक लेवाइज एसिड 100% करेक्ट। व्हेन मैनिटॉल या ग्लिसरॉल इज एडेड टू एन एक्वस solution of H3BO3, pH of the solution decreases 100%, H3BO3 becomes more acidic. Titration of H3BO3 against NaOH is done in the presence of mannitol. Yes, to get the sharp titration curve which is not possible in absence of mannitol या glycerol, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। It is a tribasic acid and a weak bronze state acid, 100% is a wrong statement। तो ये बेटा आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया, सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है, और मैंने इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कंसेप्ट भी आपको शेयर किया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, एंड इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद एंड जय भारत।